उनमें से एक शिष्य ने कहा, वह आदमी सचमुच बहुत ही बेशर्म है। उसने शुरू से ही उस धूल का उपयोग करने की योजना बनाई थी। यह बहुत ही घृणित बात है। दूसरी तरफ अमनप्रीत ने लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर देखते हुए कहा, लाइफ एंड डेथ एरिना में निष्पक्ष रूप से लड़ने का कोई नियम नहीं है। इस क्षेत्र में जीतने के लिए आप जो भी तरीका अपना सकते हैं, आप उसका सहारा ले सकते हैं। अमनप्रीत से थोड़ी दूरी पर खड़े दक्ष ने अमनप्रीत की बात सुनकर ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने उसकी टिप्पणी सुनी ही ना हो और फिर वह अगले ही पल मैदान की ओर बढ़ गया। यह देखकर अचानक अमनप्रीत ने दक्ष का रास्ता रोक दिया। इसके बाद अमनप्रीत ने कहा, तुम गौरव को बचाना चाहते हो, लेकिन आज गौरव को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसकी सजा यही है कि उसे सभी के सामने पीट पीट कर मार डालना है। इधर अमनप्रीत की ये बात सुनकर दक्ष ने कहा, लेकिन मैं फिर भी उसे बचाऊंगा। अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। यह सुनकर करणप्रीत की त्योरियां चढ़ गई और उसने कहा, तुम्हारी साधना अभी साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर ही है और तुम मुझे चुनौती देने का साहस करते हो। मैं यहाँ अपने मृत भाई करणप्रीत की मौत का बदला ले रहा हूँ और इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम अभी इसमें शामिल होते हो तो तुम मेरे व्यक्तिगत दुश्मन बन जाओगे। अमनप्रीत ने सीधे दक्ष को धमकी दे दी। वह दक्ष को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने दक्ष पर ज्यादा ध्यान देने की योजना नहीं बनाई। इधर अमनप्रीत की बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने कहा, शामिल? तुम नहीं चाहते कि मैं, जिसने तुम्हारे भाई की इतनी बेरहमी से हत्या की है, इसमें शामिल हूं। मैंने तुम्हारे भाई का सिर काट दिया क्योंकि वह उस दया की भीख मांग रहा था जो उसने कभी भी दूसरों को नहीं दिखाई थी। दक्ष की यह बात सुनकर तो अमनप्रीत की आंखें और भी चौड़ी हो गई। इधर दक्ष ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब तुम गौरव को मंच से नीचे आने दो और मैं उसकी जगह ले लूंगा। यदि मैं स्वेच्छा से जीवन या मृत्यु क्षेत्र में नहीं जाता तो तुम अपने छोटे भाई की मौत का बदला मुझसे कैसे लोगे? दूसरी तरफ लाइफ एंड डेथ एरिना में जब गौरव ने दक्ष की बात सुनी तब उसका चेहरा क्रोध और विरोध से भर गया, लेकिन उसकी आवाज को अंगद ने दबा दिया था, जिसकी वजह से वह विरोध नहीं कर सकता था। अमनप्रीत बाहरी शिष्य रैंकिंग में 6ठे स्थान पर था। दक्ष में अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन क्या वह बाहरी शिष्यों के शीर्ष रैंकिंग वाले लोगों से लड़ने में सक्षम था? यह संभव नहीं था। यही सोचकर गौरव को बहुत बुरा लग रहा था। इधर जैसे ही अमनप्रीत ने दक्ष की बात सुनी तो वह दक्ष की ओर घूरते हुए देखने लगा। उसने दक्ष की ओर घूरते हुए देखकर कहा, क्या यह सच है? इस पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? दक्ष ने यह बात ऐसे कही थी जैसे कि मानो उसे अमनप्रीत का कोई डर ही ना हो। दक्ष की यह बात सुनकर अमनप्रीत की आंखें धीरे धीरे गुस्से से भर गई और फिर उसने लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर देखे बिना ही तुरंत चिल्लाते हुए कहा, अंगद रुक जाओ, गौरव पर हमला करना बंद करो। जब लाइफ एंड डेथ एरिना में अंगद ने अमनप्रीत की बात सुनी तो उसने तुरंत लड़ना बंद कर दिया और अमनप्रीत की ओर देखने लगा। दूसरी तरफ अमनप्रीत ने दक्ष की आंखों में जानलेवा इरादे के साथ घूरते हुए देखकर कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ और गौरव की जगह लो। यह सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और फिर वह बिना देर किए तुरंत लाइफ एंड डेथ एरिना में कूद पड़ा। दरअसल दक्ष को ऐसे फालतू शब्द सुनने की जरूरत ही नहीं थी। वह तो पहले से ही मैदान में जाने के लिए तैयार था। दक्ष देख सकता था कि गौरव का चेहरा खून से लथपथ था और उसका शरीर पूरी तरह से घावों से भरा हुआ था। उसकी त्वचा में हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसके हाथों में कई उंगलियां उसकी सही स्थिति में नहीं थी और गौरव का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। उसकी सांसें भी भारी हो गई थी। गौरव के पास पहुंचकर दक्ष ने गौरव की आंखों में लगा खून पोंछा, क्योंकि इस समय वह अपनी बाहों को भी हिला पाने में असमर्थ था। वह मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। यह देखकर दक्ष को अपने पहले के दिन याद आ गए, जब उसके चचेरे भाई ने उसे इसी हाल में छोड़ दिया था और उसे 4 पर्वतीय संप्रदाय से वापस उसके घर भेज दिया गया था। दक्ष ने गौरव से पूछा, गौरव क्या तुम अकेले मैदान से बाहर जा सकते हो? इस पर गौरव ने अपने पूरे शरीर में होने वाले तेज दर्द को सहते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी मरा नहीं हूं। तुम जाओ और उससे मेरा बदला लो। गौरव की यह बात सुनकर और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर दक्ष को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। वह साफ देख पा रहा था कि गौरव की हालत इस समय सचमुच बहुत ही खराब थी और वह यहां से अकेले बाहर जाने में भी असमर्थ था। दक्ष ने अपने मन में सोचा, यह आदमी सचमुच बहुत जिद्दी है। इसके बाद दक्ष ने गौरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। इसके बाद दक्ष ने गौरव को खड़े होने में मदद की और वह गौरव को सहारा देते हुए लाइफ एंड डेथ एरिना के किनारे की ओर बढ़ने लगा। इसी समय अमनप्रीत ने तेज आवाज में कहा, अंगद तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? यह सुनकर अंगद ने कहा, मैं समझता हूं बड़े भाई, मुझे उन दोनों को मारना होगा। अंगद की आवाज सुनकर अमनप्रीत ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। इसके बाद अमनप्रीत ने दक्ष को देखते हुए लापरवाही से कहा, लाइफ एंड डेथ एरिना में तुम वह नहीं हो जो अपने दोस्त के जीवन और मृत्यु का निर्णय ले सकते हो। तुम उसकी जगह लेना चाहते हो, है ना?
कोई बात नहीं, तुम उसकी जगह ले सकते हो और तुम उससे पहले मर सकते हो। तुम्हारे मरने के बाद वह भी मर जाएगा। यह कहने के बाद अमनप्रीत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ दक्ष ने अंगद और अमनप्रीत की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और गौरव को लाइफ एंड डेथ जरीना के किनारे की ओर ले जाना जारी रखा। लाइफ एंड डेथ एरिना के किनारे पहुंचकर दक्ष ने गौरव को मैदान के किनारे आराम करने के लिए बैठा दिया और फिर उसने अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में ऐसा है? जब दक्ष ने ये कहा, उसी समय अंगद एक शक्तिशाली अग्नि ऊर्जा से घिरा हुआ उनकी ओर ही बढ़ रहा था। इसके बाद अंगद ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, आज का गोला, एक साथ मरो। अंगद के यह कहते ही तेज अग्नि की लौ से बनी एक बड़ी सी गेंद अचानक उसके हाथ में दिखाई देने लगी, जिससे तेज जलने वाली गर्मी निकल रही थी, जो उसके आसपास के हवा को भी प्रभावित करते हुए गर्म कर रही थी। यह देखकर दक्ष ने तुरंत अपनी तलवार निकलते हुए कहा, भाड़ में जाओ। दक्ष के तलवार निकलते ही पूरे मैदान में अचानक बिजली की गड़गड़ाहट फैल गई। यह देखकर अंगद की आंखें तेज हत्या के इरादे से भड़क उठी और वह तुरंत दक्ष की ओर बढ़ गया और अपने हाथ में रखे आग के गोले को उसने दक्ष की तरफ उछाल दिया। अगले ही पल उस आग के गोले की विशाल लौ ने बिजली की गड़गड़ाहट को घेर लिया, लेकिन इसके बाद भी दक्ष की तलवार की गति कम नहीं हुई और वह सीधे अंगद की ओर बढ़ गई। अगले ही पल दक्ष की तलवार सीधे अंगद के सीने से जा टकराई, जिससे उसके सीने में एक छेद हो गया। अगले ही पल अंगद के मुंह से एक तेज निकली और फिर उसके सीने में तलवार से हुए घाव से खून की बूंदें गिरने लगी। अंगद पर प्रहार करने के बाद इस समय दक्ष अंगद को एक मजबूत हत्या के इरादे से देख रहा था। अगले ही पल दक्ष ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं मरने जा रहा हूं। हाँ। यह कहने के तुरंत बाद दक्ष ने दोबारा अपनी तलवार निकाल ली, जिससे चारों ओर तेज बिजली की गड़गड़ाहट फैल गई। यह देखकर अंगद का चेहरा भर से भर गया और उसने भागने और दक्ष के हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन दक्ष का यह हमला इतना अचानक था कि अंगद के पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था। वह दक्ष की तलवार के इस हमले की चपेट में आ गया, जिससे उसका शरीर पत्थर के फर्श पर गिरने से पहले हवा में 1 मीटर दूर उड़ गया। इसके बाद जैसे ही अंगद ने दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, तब दक्ष ने दोबारा अंगद के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे अंगद दोबारा हवा में उड़ते हुए पत्थर की फर्श से जा टकराया। इसके बाद अगले कुछ समय में जब भी अंगद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता, तो दक्ष उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता, जिससे वह दोबारा हवा में उड़ते हुए पत्थर के फर्श से टकरा जाता। लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास इकट्ठा हुए सभी लोग दक्ष के कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भीड़ में से किसी एक ने कहा, रोअरिंग थंडर, उसकी तलवार से बिजली की गड़गड़ाहट निकल रही है। वह रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग करने और प्रत्येक प्रहर में एक प्रचंड बिजली की गर्जना करने में सक्षम है। वह हमारे संप्रदाय की कौन सी प्रतिभा है जो इस कौशल का इतने उच्च स्तर तक अभ्यास करने में सक्षम है? भीड़ में दक्ष के कौशल को देखकर भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई और उनके बीच हंगामा मच गया। इस समय भीड़ अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही थी। वह जोरों से चिल्ला रहे थे और दक्ष का सहयोग कर रहे थे। इस समय भीड़ में से कोई भी दक्ष की असली पहचान नहीं देख पा रहा था, क्योंकि दक्ष ने इस समय एक मुखौटा पहन रखा था। यदि उन लोगों को पता चल जाता कि उस मुखौटे के पीछे कोई और नहीं बल्कि दक्ष है, जिसे 4 पर्वतीय संप्रदाय में सभी लोग कूड़े के कचरे के रूप में जानते हैं, तो वह सभी खुद को आश्चर्यचकित होने से रोक नहीं पाते। दूसरी तरफ लाइफ एंड डेथ एरिना में दक्ष के कौशल को देखकर अमनप्रीत का चेहरा बदल गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे अपमानित किया गया हो। इस समय अंगद आश्चर्यजनक रूप से दक्ष से बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रहा था। दक्ष को मारने की बात तो बहुत दूर की थी। इस समय अंगद केवल भगाने का प्रयास कर सकता था और जितनी जल्दी हो सके अमनप्रीत के पास पहुंचने का प्रयास कर सकता था, जो कि उसकी रक्षा करने में सक्षम था। इस समय दक्ष के एक और हमले से अंगद हवा में उड़ता हुआ दोबारा पत्थर के फर्श पर गिर गया। वह अपने पेट के बल लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति पूरी तरह से खो चुका हो, लेकिन इसके बाद भी उसने दक्ष से दूर जाना बंद नहीं किया। वह दक्ष की विपरीत दिशा में अपनी पूरी ताकत से रेंगने का प्रयास करने लगा। उसका चेहरा इस समय भय और निराशा से भरा हुआ था। उसने दक्ष से डरते हुए कहा, मैं अब नहीं लड़ूंगा, मैं अब और नहीं लड़ सकता। मैं हार मानता हूं, तुम जीत गए हो, कृपया मुझे जाने दो। जब दक्ष ने अंगद की आवाज सुनी, तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा चुटकुला सुना हो। इसलिए उसने हंसते हुए कहा, मैं जीत गया। है बस इतना ही। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे हार मान लेने से यह बात यहीं खत्म हो जाएगी? अंगद ने गौरव को लगभग मार ही डाला था। अगर अंगद काफी ताकतवर होता तो उसने दक्ष और गौरव दोनों को ही बहुत पहले मार डाला होता, लेकिन अब वह खुद को हारा हुआ घोषित कर रहा था। वह हार स्वीकार करते हुए यह भीख मांग रहा था कि दक्ष उसे जाने दे। यह सच में बहुत हास्यास्पद था। इधर जब दक्ष ने यह बात कही, तभी अचानक अंगद ने चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। उसके ऐसा कहते ही उसने दक्ष के ऊपर भी धूल फेंक दी, जैसा कि उसने पहले गौरव के साथ किया था।
यह करने के तुरंत बाद अंगद मैदान के किनारे की ओर बढ़ गया। लेकिन सौभाग्य से दक्ष ने एक सेकंड के लिए भी अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने दी थी। इसलिए जब अंगद ने दक्ष के ऊपर धूल फेंकी तो वह बच गया और दूसरी तरफ चला गया। इधर अंगद ने अमरप्रीत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, अमरप्रीत कृपया मेरी रक्षा करो, जल्दी से मेरी जान बचाओ। इस समय दक्ष अंगद के बहुत करीब आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि दक्ष अंगद को पकड़ पाता, अंगद लाइफ एंड डेथ एरिना के बाहर चला गया। जब अंगद को इस बात का एहसास हुआ कि अब वह लाइफ एंड डेथ एरिना में नहीं है बल्कि उसके बाहर है, तो उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराने लगा, क्योंकि वह लाइफ एंड डेथ एरिना से बाहर आ गया था, जिसका मतलब था कि अब दक्ष यहां उसे नहीं मार सकता था। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब अमनप्रीत के पास पहुंच चुका था। अब अगर दक्ष ने उसे छूने की हिम्मत की तो अमनप्रीत दक्ष को आसानी से मार सकता था। अमनप्रीत उस समय हस्तक्षेप करने के लिए मैदान में नहीं आ सकता था, क्योंकि लाइफ एंड डेथ एरिना में दो योद्धाओं के बीच जब तक कि पहला योद्धा चुनौती न दे कोई तीसरा उस मैदान में प्रवेश नहीं कर सकता था। यह 4 पर्वतीय संप्रदाय का नियम था। यदि उस समय अमनप्रीत ने हस्तक्षेप किया होता तो उसे अपना चेहरा खोना पड़ता और वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करता, जिसे वह बर्दाश्त कर पाने में सक्षम नहीं था। हालांकि अब जबकि वह लाइफ एंड एरिना के बाहर चला गया था तो उसके पास यहां कार्यवाही करने पर कोई रोक टोक नहीं थी। अमनप्रीत अब दक्ष को रोक सकता था। दूसरी तरफ उस लाइफ एंड एरिना से बाहर आकर अंगद ने दक्ष की ओर मजाकिया दृष्टि से देखते हुए कहा, यह बहुत बुरा हुआ कि तुमने मुझे लाइफ एंड डेथ एरिना क्षेत्र में नहीं मारा। यह कहने के बाद अंगद की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई और वह हंसने लगा। है। दरअसल लाइफ एंड डेथ एरिना एक युद्ध का मैदान था, जहां कोई भी शिष्य दूसरे शिष्य को मरने की स्थिति तक पीट सकता था और संभवतः उसकी जान भी ले सकता था। इस समय अंगद लाइफ एंड डेथ एरिना के बाहर आ चुका था। यदि अंगद अभी भी लाइफ एंड डेथ एरिना में होता तो वहां दक्ष अभी भी उसका पीछा कर सकता था और उसे मार भी सकता था। लेकिन अब जबकि वह वहां से बाहर आ गया था और इसके साथ ही वह अमनप्रीत के पास पहुंच चुका था, इसलिए अब उसे दक्ष के हाथों मरने की कोई चिंता नहीं थी। इधर जब दक्ष ने अंगद की बात सुनी तो वह कुटिलता से मुस्कुराने लगा और फिर उसने एक मजाकिया अंदाज में कहा, क्या सच में ऐसा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब तुम लाइफ एंड डेथ एरिना से बाहर निकल जाओगे तो तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में नहीं होगा? मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो।